हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारा यह जो डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन में हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और उसका व्याख्या भी डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो या आपको आंसर नहीं पता है, थोड़ा बहुत ही आपको पता है, तो आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शन के भी ऑप्शन बने होते हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो हमने जो ये डिस्कशन चालू किया है, इसमें हम 69th बीपीएससी से लेके 60 और 62वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और 69th का हमने ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स को छोड़कर डिस्कस कर दिया है, जो चैनल पर पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक था। और उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है और मॉडर्न हिस्ट्री भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है पार्ट 5 के नाम से। ठीक है, आप चैनल पे जाके देखेंगे तो 5वां नंबर जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। तो 57 नंबर क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका ये ऑप्शन आपका सही था, राम प्रसाद, ये बिस्मिल अजीमाबादी सरफरोशी की तमन्ना वाला। तो आइए अब हम 58 नंबर से शुरू करते हैं। और एक दो दिन में जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। इससे जो है आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे जो है आगे पढ़ाई करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और कैसा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और मैं आपको ये बात फिर से बता दूं कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। यह जो हमारा लेक्चर होगा फ्रेंड, वो लगभग 1 घंटे तक का जाएगा। तो आप इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं, पॉज करके 30-35 मिनट एक बार देख लिए, 25-30 मिनट दोबारा देख लिए। तो शुरू करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है जी, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आपको पता ही है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। व्याख्या है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ये डेट आप याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ये डेट भी क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। समझ गए। आइए 59 नंबर देखते हैं। टोटल जो है आपको 60वीं 62वीं से लेके 68वीं 69वीं बीपीएससी तक 176 क्वेश्चन है। तो इसको 3 वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहला अपलोड कर दिया हूं मैं 1 से लेके 57 तक। ये 58 से लेके आपका 120 125 तक रहेगा। और जो बचा हुआ 50-55 क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट 3 में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको PYQ रटा होना चाहिए उस एग्ज़ाम का। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। 1945-46 में जो INA के मुकदमों का जो चला था, उसमें जो पक्ष में वकील थे वो कौन थे। तो ये थे आपके ऑप्शन बी, भूला भाई देसाई थे। समझे। INA के जो सैनिक थे उनके खिलाफ ये चलाया गया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 ईस्वी में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिससे इनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। समझ गए। लाइक कर दीजिए सेशन को। 100 लाइक करना है आपको इस लेक्चर पे। 100 लाइक पहुंचाइए ताकि हम भी और एफर्ट लगाएं आपके लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तिरंगी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक
है, तिरंगा, भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम भिखाजी कामा इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने फहराया था फ्रेंड्स स्टुटगार्ड में। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्टुटगार्ड। मैडम भिखाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 ईस्वी 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। कहाँ पे फहराया था इन्होंने? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जो कांग्रेस की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी उसमें इन्होंने फहराया था। और ये आप ध्यान रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। किनको? तो मैडम भिखाजी कामा को। आइए 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपका ABCD 4 जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जैसे पहले उनका नाम है, फिर उसके बाद उनका उपनेम या रिलेटेड है क्रांतिकारी से, तो ऑप्शन सी में है कि CR दास और देशबंधु, तो ये जो है वो सही है। आइए इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1907 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और है कि मैं जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम का, जिस पे इस सेशन के पहले मैंने एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक का जो है 1 से लेकर 15 तक जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ था, उसका आप लोगों ने मांगा था PDF, तो उसकी PDF जो है वो मिल गई है, तो वो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को? तो वो घोषित किया गया था आपको 1930 में 26 जनवरी को। देख रहे हैं 26/1/1930 ऑप्शन ए में है। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26/1/1930। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। समझ गए? 63 नंबर देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली, द्वैध शासन डायरकी, ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई और इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे तथा कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिया। समझे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला था। किनके ऊपर? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। कहाँ पे चला था मुकदमा? तो लंदन में चला था महाभियोग का मुकदमा। ठीक है, ये डायरकी जो है द्विशासन है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस के भी दृष्टि से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि अधिकार जो था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा और कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिया। यानी कि
जो रेवेन्यू था, पैसा था, वो अंग्रेज लेंगे और शासन व्यवस्था, समाज, सोसाइटी का देख रेख ये सब भारतीय करेंगे। बहुत सतही बात बताया है मैंने आपको, इसके लिए अलग से भी हम लोग बात करेंगे। अभी पीटी के व्यू से पढ़ रहे हैं तो इतना से आप काम चला लीजिए। 64 नंबर है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये तो चलिए आपको भी पता है, वो है आपके ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी, आपको पढ़ना चाहिए इनको अलग से भी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए 4 फैक्ट हैं यहाँ पे जो है आपको एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में अमेरिका में धर्म सम्मेलन हुआ था, विवेकानंद ने उसमें भाग लिया था और ये भारत के आध्यात्मिक गुरु माना जाता है इन्हें। और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप इसको पेशेंस के साथ देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया था फ्रेंड्स आपके CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में। इसका कारण था असहयोग आंदोलन की समाप्ति, इसीलिए इन्होंने अलग से किया था। समझ गए? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास का पूरा नाम था चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों की आलोचना करना था। समझ गए? 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो ये किया था आपको दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नील दर्पण, इसमें क्या चर्चा की गई है? तो इंडिगो की खेती करने वाली किसानों के दमन का। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको नील विद्रोह, ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। 67 नंबर देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने किया था। इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। इसी युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज में, तो फ्रांसीसी हार गए, तो यह युद्ध था या तय कर दिया कि भारत पर जो स्वामित्व होगा वह अंग्रेजों का होगा। अब वांडीवास जो स्थान है यह तमिलनाडु में है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया?
तो ये किया था आपको भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। बंगाल विद्रोह के तुरंत बाद जो है ये बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो है 1909 में आया था, और जो स्वदेशी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखा गया था उसी को तोड़ने का काम जो सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने की वो 1909 ईस्वी में की थी। समझे। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई, और पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वह उसका बीज जो है यहीं पे बोया गया था। मेंस में इतना डिटेल में पढ़ना है, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि अब बीपीएससी जो है एनालिटिकल हो चुका है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिंहभूम। कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये आप जानते ही होंगे। ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में है। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की। समझे। इंग्लैंड जाकर पढ़ाई किए थे महात्मा गांधी। हम और आप देख लीजिए कहाँ हैं, और सपने बड़े बड़े हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और सही दिशा में मेहनत। यहाँ पे आपको 66 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है आधुनिक भारत का। भारत का प्रथम 71 नंबर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल फ्रेंड्स था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझे। बंगाल का जो गवर्नर था उस समय 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो 1833 ईस्वी के एक्ट में जो है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका शासनकाल 1828 से 35 ईस्वी तक था। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जैसे कार्य किए गए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इनके द्वारा ही किया गया था। समझे। सती प्रथा का अंत हो गया आपको, फिर ठगी प्रथा का अंत हो गया। ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था आपको क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो आपका 1858 में हुआ था, लेकिन 1757 में ही 23 जून को जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह जीतने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ये काम हो चुका था। आइए 73 नंबर देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से, ऑप्शन डी में दिया हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था।
इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। हाँ, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो वो था आपको लॉर्ड कैनिंग। समझ गए। 74 नंबर देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो वो थे आपको बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी में है। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार तथा झारखंड था। इस विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है तथा इनके विचारों एवं कार्यों के कारण इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। किनको, तो बिरसा मुंडा को। समझे। और इस जो मुंडा विद्रोह था इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। 75 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये किया था आपको दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो नहीं करते थे, इनकरेक्ट हो जाएगा। और बलि ये सब जो अंधविश्वास है इसमें भी ये विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए 76 नंबर है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी सही है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए। 77 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, आपका ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयब जी और रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये थे आपके ऑप्शन डी में है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, पहले नहीं द्वितीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ऑप्शन में इनका भी नाम था कन्फ्यूजन के लिए, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरे रहीमतुल्लाह सयानी, इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखें, आपको इसमें लगभग 5-6 फैक्ट मिल गए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, और वंदे मातरम जो है 1896 में इन्हीं के समय गाया गया था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप पेशेंस के साथ देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में, तब फील होगा आपको कि हाँ किसी ने कुछ सही चीज़ बताया था। 78 नंबर देखते हैं। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, तो वो थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और
न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन डी सही है। देखिए ऑप्शन सी में भी पहला नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी है, लेकिन दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, तो वो गलत है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी सही है। देख रहे हैं कितना बारीक से क्वेश्चन पूछा गया है। सी और डी जो ऑप्शन आप देखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपने अगर यह पढ़ा है तो आप सही आंसर टिक कर देंगे। लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग किस गवर्नर जनरल ने गठित किया, तो वो था आपका लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में। आइए 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो वो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी 1870 ईस्वी में। तो यह है आपका ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। देख रहे हैं ए में दिया है 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको डेट नहीं क्लिक करता तो ये 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी तथा एस.एच. चिपलुंकर भी थे। एस.एच. चिपलुंकर, समझ गए। और यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे, तो वे थे आपको 33। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 4 से 31 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। अब आप ये बताएंगे जो पहला इसका अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में। टोटल सदस्य, हिंदू मुस्लिम नहीं, टोटल सदस्य कितने भाग लिए थे, कमेंट करिए उसको। इसके बाद है आपको 81 नंबर, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। फेवरेट टॉपिक है यह बीपीएससी का, हर साल पूछा जाता है। तो वो था आपको ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के विरुद्ध। 81 का सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। नहीं, बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी नकदी फसल। हाँ, नील जो है वो नकदी फसल ही है, वैसे तो उनकी कृषि नीति भ्रष्ट थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो ऑप्शन बी नकदी फसल के विरोध में था। समझ गए। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती के समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया। इसके प्रयास से 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है। पूछे गए प्रश्न के प्रवृत्ति के अनुसार इसका उत्तर नकदी फसल होगा, समझे। 82 नंबर देखते हैं। $1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। ठीक है, ABCD 4 उद्देश्य हैं। इसमें से पूछा गया है कि जो W.C. बनर्जी द्वारा इंगित था उसमें से इनमें से कौन सा नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आयोग ने दिया था वो दिया था ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, समझे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम सीधा पढ़ लेते हैं।
बता देता हूं मैं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे: देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना, देशवासियों में जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। समझे, ये 2 इम्पोर्टेंट थे। ये 83 नंबर देखते हैं। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो B.D. सावरकर ने किया था अभिनव भारत का स्थापना। विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की एवं 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। समझे, 1906 ईस्वी में लंदन में किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 84 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण यानी कि JP ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई में जंगलों में रहकर बकरी का टापू नामक स्थान पर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना था, छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना था। समझे, इम्पोर्टेंट है जयप्रकाश नारायण बिहार PCS के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। 85 नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो इसमें जो है आपका 1916, 1919, 24, 25 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन E, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आगे दिया हुआ है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था। इस अधिवेशन की पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में था। समझे, नियमित रूप से जो पूछा गया वो 1908 में अमृतसर में, और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां, मुख्यालय लखनऊ में, और स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 86 नंबर देखते हैं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन E, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जो है ऑप्शन E को हटा दिया गया है 69वीं BPSC से, तो 70वीं BPSC में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 69वीं BPSC में निगेटिव मार्किंग लॉन्च किया गया है। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही होगा उसको काट दिया जाएगा, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन गलत होने पे चौथा सही क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। दिया हुआ है कि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था। समझे, 87 नंबर है। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ये था आपको किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सही है। किसान सभा के नेतृत्व में जो है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ था। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कांपाराम सिंह तथा भवन सिंह ने किया था। किस आंदोलन का? तो तेभागा आंदोलन। किसने किया था नेतृत्व?
कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह ने। 88 नंबर देखते हैं। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहीं है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये आपका उपयुक्त आपको ये जो है नाम है राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर। ये इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था, तो करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ गए। 89 नंबर दिया हुआ है आपका। 1934 यानी कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आपको देख लेते हैं इसका आंसर, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। समझे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ध्यान में रखेंगे आप। जयप्रकाश नारायण से तो सारे ही फैक्ट जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने थे। किसके? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। यहाँ पे आपका 65 यानी कि 65वीं बीपीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90 से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थीं? तो वो थे आपके विनोबा भावे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, पर के डिस्कशन में भी हमने देखा था। ब्रिटिश द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीनों पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो फिर से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 91 नंबर है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ऑप्शन ए। इंडिया हाउस, इसके पहले जो हम 66वीं बीपीएससी डिस्कस कर रहे थे उसमें भी यह क्वेश्चन था, और देखिए 65वीं में भी यह क्वेश्चन था। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। ये 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था शाखाराम गणेश देवस्कर ने, ऑप्शन ए ही सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसका आंसर नहीं पता है हमको या ज़्यादातर स्टूडेंटों को, तो वो छोड़ देना चाहिए जब से निगेटिव मार्किंग हुआ है। दशहर कथा क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक शाखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखित एक बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया है। दशहर कथा शाखाराम गणेश देवस्कर का पुस्तक है, 1904 में प्रकाशित किया गया था। 93 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फुल पूरा नाम है आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम द्वारा इसको स्थापित किया गया था और वही महासचिव भी थे। प्रथम जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। 94 नंबर है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की, 1916 में। और उन इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने भी की थी 1916 में। लेकिन पहले किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। 95 नंबर देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है। ऑप्शन सी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उसको उन्होंने त्याग दिया था, यानी कि वापस कर दिया था। समझ गए? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दिया। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। 96 नंबर देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये किया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन सी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है इसको, भारत सेवक समाज को। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यह कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। अगर आपको ब्रेक लेना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, पानी वानी पीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। 125 क्वेश्चन तक हम इसमें कंप्लीट करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया है। ट्रेन में खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूटकांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह आदि को फांसी की सजा दी गई थी। समझे? हथियार क्यों खरीदना था? तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो इस आज़ादी को जो मिला है, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बलिदान दिए हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपको CR दास ने, यानी कि चित्तरंजन दास जी ने। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई। चित्तरंजन दास देश को देश बंधु कहा जाता था। असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 99 नंबर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था आपको ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा गोविंद राव फुले ने की थी। पूरा नाम है इनका। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है। क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक से, तो ध्यान में रखेंगे गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
1917 कलकत्ता अधिवेशन में, 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं, और 1933 कलकत्ता में नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष थी। तो ये दोनों काफ़ी बार आ चुकी हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष। जैसे वो पूछा गया है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। देखिए आ गया, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे एवं लुटेरे थे। विलियम बेंटिक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया। विलियम बेंटिक ठगों का उन्मूलन और सती प्रथा के लिए काफ़ी फेमस है। 102 नंबर है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति, समझे? तो वो था आपका लॉर्ड लिट्टन। कौन था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड लिट्टन था। कहाँ गया? हाँ, एक सेकंड, देखते हैं, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ, 102 नंबर क्वेश्चन था, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, तो लॉर्ड लिट्टन ऑप्शन बी में है, समझे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिट्टन का ही था, तो ध्यान में रखेंगे इसको। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया। लिट्टन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लिट्टन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। साहित्य जगत में लिट्टन को ओवन मेरिडिया कहा जाता था, ओवन मेरिडिया साहित्य जगत में। 103 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी होगा आपको दांडी से। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1923 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य को सामूहिक रूप से करके अंग्रेजों को झुकाना था। और दांडी मार्च पूछा गया कितने दिन में चला था? तो 24 दिन, और टोटल दिन पूछा गया था, तो 24 दिन उसका आंसर था। समझ गए? 104 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको शराबबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। शराबबंदी और सरदार कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है ना, सा से शराबबंदी, स से शराबबंदी और स से सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दिया हुआ है 1922 शराबबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन 1918 एवं बारदोली सत्याग्रह 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में इनको जो है बारदोली की महिलाओं ने सरदार उपनाम की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 105 नंबर है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? समझे? तो वो थे आपके JB कृपलानी। भारत के आज़ादी के समय भी यहीं थे और विभाजन के समय दोनों काम एक ही साथ हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो स्वाभाविक है कि जब बंटवारा हुआ तो भी कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे।
106 नंबर है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सी प्रथा है वह? तो है फ्रेंड्स आपकी रैयतवाड़ी प्रथा। किस ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन बी में रैयतवाड़ी। रैयत माने किसान होता है, किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किस व्यवस्था में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में या प्रथा में। रैयत का मतलब किसान होता है। दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो ने की, जो मद्रास, बम्बई एवं असम में लागू हुई। 1820 में टॉमस मुनरो। पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो टॉमस मुनरो ने 1820 में। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। यही जो है इसकी सबसे बड़ी खामी थी फ्रेंड्स। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो उपजाऊ नहीं है, या बाढ़ग्रस्त है या सूखाग्रस्त है, तो जब किसान का फसल ही नहीं हुआ तो वो कहाँ से लगान देगा? 107 नंबर देखते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? कहाँ पे? डिंडीगुल में। किसने? तो हैदर अली ने। तो वह किया था फ्रेंच के सहायता से, यानी कि फ्रांसीसियों के सहायता से। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञ। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को डटकर सामना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ, जिसका कथन फेमस है कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो वही बात आप पे भी लागू होती है कि 100 बार एग्ज़ाम देने से अच्छा है एक बार जो है एग्ज़ाम पढ़ कर दिया जाए। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपको कालीकट में। ऑप्शन सी सही है, पुर्तगालियों की। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसने कालीकट गोवा भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। किसने? तो वास्को डी गामा ने। इसने कालीकट गोवा के बंदरगाहों पर अपनी पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जबकि 1503 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से अपनी कोठी कोचीन में स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा था। समझ गए? 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो। ऊपर ही हमने देखा है रैयतवाड़ी प्रथा का जनक थॉमस मुनरो। 1820 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रहा। 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था कि जो 1857 का जो था वो संघर्ष धर्म के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है उसका अंत हुआ? तो वो हैं आपको डॉक्टर A.N.S.A. सेन। डॉक्टर S.N. सेन ने ये बात कही थी। समझ गए? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत था।
वीडी सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि किसने जो है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। जबकि एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में हुआ। समझ गए। 111 नंबर है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? किस वर्ष? 1916 था जो ऑप्शन में नहीं है, और 1925 में भी बनी थी आपको सरोजिनी नायडू। 1916 में एनी बेसेंट थी जो भारतीय नहीं थी, तो यहाँ पे भारतीय महिला का पूछा गया है, तो 1925 आंसर होगा जो आपको ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 112 नंबर। तो इसमें 1, 4 और 5 सही है, यानी कि पहला लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, सही है। फिर आपका चौथा सही है, शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, सही है। फिर आपका पांचवा भी सही है, के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 4, 5 करेक्ट है। समझे। वर्ष 1949 तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों का पूर्ण विलय हो चुका था। इन 3 राज्यों के विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। इसके लिए भारतीय सेना ने 5 दिनों तक ऑपरेशन पोलो चलाया था। किसके लिए? हैदराबाद के लिए। जबकि जम्मू कश्मीर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में मिलाया गया था। इन 3 राज्यों सहित देश में सभी देशी रजवाड़े एवं राज्यों को मिलाने एवं एकीकृत करने में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। समझे। 113 नंबर क्वेश्चन है। टोटल जो है 125 क्वेश्चन का डिस्कशन है यह। बाकी के जो 50-51 क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में मैं यानी कि अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियट का, तो वो थे आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन ए सही है। हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन को प्रमुखता से उठाया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता से होता था। समझ गए। 113 देख लिया हमने। अब आइए 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर है आपका, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में है आनंद मोहन बोस, और ऑप्शन ई में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक हो गए ना, ए और बी। तो ऑप्शन ई इसका सही था। ये जो ऑप्शन ई है अब हटा दिया गया है, तो अब ज़्यादा टेंशन ना लें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। समझे। तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी पूछा गया है एग्जाम में, तो उसका भी आंसर था आपको इंडियन एसोसिएशन। आगे देखेंगे हम, आएगा वो क्वेश्चन बैंक में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो वो किया था 1913 में। ऑप्शन बी सही है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान कई ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे।
जिसमें शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। उन्होंने 1913 ईस्वी में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था तथा वर्ष 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस एवं लीग के मध्य एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 ईस्वी में जो है हिंदू मुस्लिम के नेताओं में सहयोग के लिए जो है समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 लखनऊ अधिवेशन ध्यान रखेंगे और इसकी अध्यक्षता किसने किया था यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 116 नंबर है, मुश्किल से आपका 5-6 मिनट और रह गया है इस लेक्चर का। तो 116 नंबर है कि होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित कौन कौन सा था, तो वह है आपका ऑप्शन ए बी सी डी में उपयुक्त सभी और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई ही सही है इसका। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है यह, याद रखेंगे आप। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी ने धन निष्कासन के कई कारण बताए जो धन निष्कासन सिद्धांत के कारण बने थे, जिसमें सैनिकों के वेतन एवं भत्ते आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे। 1857 की क्रांति को दबाने में जो रकम खर्च की गई थी उसे भी भारतीय खजाने से दिया गया। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया जाता था। किसने यह बात बताई है, तो दादा भाई नौरोजी ने, और उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो वो कहा था आपको अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन सी में है। 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती अधिवेशन हुआ था उसको 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाया था, जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला कहकर इसका मजाक उड़ाया था। समझे। 118 नंबर देखते हैं। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे, तो ये है आपका भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल। दिया हुआ है बी में भूपेंद्र दत्त और ए में लाला हरदयाल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 ईस्वी में इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों को भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। 119 नंबर देखते हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो यह है आपको मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी में है किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। भील, गरसिया आदि जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। समझे। 120 नंबर देखते हैं। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए में है सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। साइमन गो बैक का नारा इसी से रिलेटेड है। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की, तो ये किया था एन.एम. हडीरकर ने। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एन.एम. हडीरकर। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना एन.एम. हडीरकर ने किया था।
NM हडीरकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 122 है, बम्बई योजना में प्रस्ताव था। किस चीज़ का बम्बई योजना में प्रस्ताव था फ्रेंड्स? तो इसका जो है आपका 122 का बम्बई योजना में प्रस्ताव था, ऑप्शन ई है। उपरोक्त में जो ABCD दिए हैं एक से अधिक था इस प्रस्ताव में, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। बम्बई योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, जॉन मथाई आदि थे। कौन कौन थे इसमें? तो JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला और जॉन मथाई। इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्न थी। इस योजना ने नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा, इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा और इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिरला टाटा प्लान या टाटा बिरला प्लान को, ये एक ही बात है। अब जो है फ्रेंड्स आपका 123 से लेकर 176 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 64वीं BPSC आ गया ना, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी अपने 1-2 अच्छे दोस्त हों जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।